हेलो गाइस, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। इससे पहले हम अपने 2 लेक्चर्स में इससे पहले का डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को देखा है, ऐतिहासिक विकास और संविधान का एक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम देख चुके हैं। तो उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करिए और पुराने वीडियोस को देखिए। चलिए आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के बनाने में एक जो सबसे पहला कदम रहा वो था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इसको बनाना, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो थॉट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा, तो संविधान सभा के जो विचार था वो सबसे पहले किसने रखा था? संविधान सभा का विचार या इसकी थॉट 1934 में एम.एन. रॉय जो थे, एम.एन. रॉय ने इसका विचार प्रस्तुत किया। और लेकिन इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, इतना इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा गया। इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऑफिशियली तौर पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की मांग उठाई थी। ठीक है, तो आईएनसी ने ऑफिशियल डिमांड फॉर द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के निर्माण की एक ऑफिशियल मांग जो थी, आधिकारिक जो मांग थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में उठानी शुरू की, जिसको आगे जाके 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये अनाउंस किया गया, ये डिक्लेयर किया गया कि जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसको संविधान सभा को बनाने के लिए जो निर्वाचन होगा वो भारत के ही क्षेत्रों से किया जाएगा और उसको वयस्क मताधिकार के बेसिस पे, मतलब एडल्ट सफरेज के हिसाब से उसको किया जाएगा और उसमें सभी क्षेत्रों से भारतीयों को उसमें शामिल किया जाएगा। उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति, मतलब अंग्रेज या ब्रिटिशर्स जो हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे। भारतीयों का संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीयों को दी जाएगी। ठीक है, इसी को आगे चल के हम देखेंगे। जो 1938 में जो प्रपोजल दिया था, इसको 1948 में एक्सेप्ट किया गया। 1948 में एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया एज अ अगस्त ऑफर। तो अगस्त प्रस्ताव की तरह, अगस्त ऑफर की तरह इसको एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में। और इसके बाद भारत में संविधान सभा के निर्माण से संबंधित कुछ कदम ब्रिटिश सरकार ने उठाए हैं। ठीक है, तो अब वो क्या कदम रहे हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा के निर्माण में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कदम उठाया, उसमें 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन भारत में भेजा जिसको कहा गया क्रिप्स मिशन। और एक क्रिप्स मिशन जो था, इस क्रिप्स मिशन में जो उसके प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इनकी अध्यक्षता में ये मिशन भारत आया था और इसने भारत में संविधान सभा को बनाने की एक डिमांड प्रस्तुत की, डिमांड रखी थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रही कि इसको मुस्लिम लीग जो थी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग नॉट एक्सेप्टेड
मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनाई जाएगी उससे पहले भारत का विभाजन किया जाए और विभाजन करके भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसमें पाकिस्तान की डिमांड रखी गई और पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का निर्माण करने की मुस्लिम लीग की डिमांड थी, जिसको क्रिप्स मिशन ने इग्नोर किया और उसको माना नहीं गया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण नहीं हो सका था। इसके बाद 1946 में 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक दूसरा मिशन भारत भेजा, जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये आया 1946 में, 1946 में। इसके जो मेंबर्स थे उनमें इसके जो अध्यक्ष रहे हैं प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष जो थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। और इसके जो दो अदर मेंबर्स थे उनमें एक थे एवी अलेक्जेंडर और एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स थे जो क्रिप्स मिशन में एक लीडर या प्रेसिडेंट बन के आए थे। तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन में एज अ मेंबर थे और इनके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अब इसकी जो सिफारिशें थी, इसकी जो डिमांड थी, उसके बेसिस पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसको फॉर्मेट किया गया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। और इसमें जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को कुछ हद तक सेटिस्फाई किया गया, तो मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम लीग ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुस्लिम लीग के भी कुछ मेंबर्स जो थे वो इसमें इलेक्ट हुए, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने उसको सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग उससे बाहर निकलती चली गई। तो देखते हैं किस तरह से मुस्लिम लीग ने उसको बाइकआउट किया है। देखिए, तो इसका जो एक फॉर्मेशन होना था, उस फॉर्मेशन में डिसाइड किया गया कि इसमें जो टोटल सीट्स हैं, जो टोटल मेंबर हैं, वो टोटल मेंबर होने थे 389, 389 सदस्य इसमें होने थे, जिसमें से 296 जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया से आने थे। ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश भारत था वहां से 296 सदस्य आने थे और 93 मेंबर्स जो थे वो आने थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स से, प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासत, देसी रियासतों से। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि इसका जो एक बेस था, आधार क्या रखा गया था। अब जो सीटें आएंगी वो सीटें किसके आधार पे आनी थी, ये इसका आधार रखा गया पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के हिसाब से 10 लाख की जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर इलेक्ट होना था। तो उसमें से इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पे जो सीट्स थी उसमें टोटल 299 मेंबर्स ही अपॉइंट हो पाए थे। तो लास्ट में जो संविधान सभा बनी उस संविधान सभा में हमारे 299 जो मेंबर्स थे वही हो पाए। हमारी संविधान सभा जो थी वो 299 मेंबरों से 299 मेंबर्स से मिलके तैयार हुई। ठीक है, और इसमें 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे उनको 3 कैटेगरी या 3 कम्युनिटी के बेसिस पे रखा गया। जैसे कि जो मुस्लिम्स थे उनके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी कम्युनिटी से 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर को अपॉइंट करेंगे। और इसी तरह से सिख के लिए, जो सिख लोग थे उनके लिए भी, और अदर। अब इसमें अदर जो थे, अदर में
मुस्लिम और सिख को छोड़ के जितनी भी कम्युनिटी थी वो सारी अदर्स में आती थी। ठीक है, इनको जनरल बोला गया, सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। तो इस जनरल में जो थे वो 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर के हिसाब से यहाँ पे सीटें डिसाइड होनी थी। सिख अपनी कम्युनिटी में से और मुस्लिम अपनी कम्युनिटी में से 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर को चुन सकते थे। ठीक है, इसी तरह से जो देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों को भी ये अधिकार दिया गया था कि वो अपनी रियासतों में से एक एक मेंबर को 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचित करके, इलेक्टेड करके वो वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा में जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव जो थे, वो अकॉर्डिंग टू 10 लाख नंबर्स पे एक मेंबर को इलेक्ट किया जाना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारी संविधान सभा जो थी वो बन के तैयार हुई और उसमें टोटल कितने मेंबर्स हुए? 299। ठीक है, 299। और इनमें से 299 में से 15 वुमेन थी, 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आज का एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो ये 15 वुमेन्स थी वो 15 वुमेन के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसमें मुस्लिम लीग, इसने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है संविधान सभा के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मुस्लिम लीग का कोई पार्टिसिपेट नहीं है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसके बाद 2 मेंबर्स ऐसे हैं उस समय पे जो जितने भी बड़ी जो एक अच्छी पर्सनैलिटी थी उस समय पे, ग्रेट पर्सनैलिटी जिनको बोला गया है, जो अच्छे रिवोल्यूशन थे, क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने सभी ने इसमें एक तरह से भाग लिया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे भाग नहीं लिया था, तो उनमें से एक थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, वो इसमें शामिल नहीं थे। और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं बने। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, इन दोनों को आप याद रखेंगे कि ये दोनों जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एज अ मेंबर नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से या फिर मुस्लिम लीग की तरफ से ये दोनों ही अपॉइंट नहीं हुए वहां पे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यहाँ पे हमारी बन के तैयार हो चुकी है। इसमें 299 सदस्य रहे। ठीक है, अब इसका एक वर्किंग प्रोसेस क्या रहा है, वर्किंग सिस्टम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का वर्क क्या था, किस किस तरह से इसने वर्क किया है, तो उस चीज को हम देख लेते हैं। तो इसका एक वर्किंग सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम या कहिए कार्य प्रणाली। तो इसका जो वर्किंग सिस्टम या कार्य प्रणाली है, तो आप देखेंगे कि 2 काम इसको दिए गए थे, 2 तरीके के काम इसको करने थे। एक काम क्या था, एक काम जो था इसका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण करना। और दूसरा काम था इसका मेकिंग ऑफ लॉ, यानी कि समय समय पे, उस समय पे जरूरत के हिसाब से जो कानून बनाने होते थे उन कानूनों को बनाना। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से काम करने थे, लेकिन इन दोनों कामों को अलग अलग दिन में करना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जिस दिन होता था, उस पे जिस दिन डिस्कस होता था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उस दिन वो लॉ नहीं बनाएंगे। और जिस दिन लॉ से रिलेटेड कोई बिल पास करना हो या फिर कोई कानून बनाना हो, तो उस दिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कोई डिबेट नहीं होता था।
अब इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वो जिस दिन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क करती है, उस दिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब ये मेकिंग ऑफ लॉ यानी कि नियम बनाना या कानून बनाती थी, तो उस दिन जो प्रेसिडेंट होते थे या जो अध्यक्ष थे वो होते थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा ने एज अ पार्लियामेंट भी वर्क किया है, एज अ पार्लियामेंट। तो इसको एक तरह से हमारी अंतरिम संसद भी कहा गया, अंतरिम संसद, ठीक है। क्योंकि इसी ने पार्लियामेंट की तरह भी, जब तक हमारी पार्लियामेंट नहीं बनी, संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक इसी ने पार्लियामेंट की तरह वर्क किया। कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का, ये सारे वर्क जो थे वो किसके थे? संविधान सभा के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। तो ये दो तरीके के वर्क इसने किए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या फेजेस रहे, किस तरह से इसमें मीटिंग्स हुई हैं और कब कब मीटिंग हुई, कौन सी मीटिंग में क्या काम किया गया, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो हुई 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। और इस फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ, यहाँ पे जो मेंबर्स थे वो प्रेजेंट कितने थे? प्रेजेंट मेंबर जो थे वो थे 211 यानी कि 211 सदस्य जो हैं वो उपस्थित हुए। कितने में से? 299 में से। क्योंकि इसमें जो 211 सदस्य में से जो 299 सदस्य थे उसमें से जो बाकी के सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे कुछ, ठीक है, और कुछ मुस्लिम लीग से थे जिन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था। तो जिस वजह से पहली मीटिंग में केवल 211 सदस्य ही यहाँ पे शामिल हो पाए थे। और इसमें क्या किया गया था, इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे या टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो इस फर्स्ट मीटिंग में ये एक वर्क प्रोसेस हुआ है, ठीक है। इसके बाद संविधान को लेके डिबेट हुआ, डिस्कस हुआ, और इसके 2 दिन बाद ही दूसरी मीटिंग हुई है, ठीक है। तो इसको नोट करो, आगे बढ़े। तो सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी मीटिंग हुई है। इसमें दूसरी मीटिंग में क्या काम किया गया? दूसरी मीटिंग में एक तो यहाँ पे जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो संविधान सभा के जो परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष थे वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया
एच.सी. मुखर्जी, तो एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया। ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा में। ठीक है, तो दूसरी मीटिंग में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष के तौर पे एच.सी. मुखर्जी को अपॉइंट किया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे संवैधानिक सलाहकार उसके तौर पे बी.एन. राव को अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो सेकंड मीटिंग में ये सब हुआ है। इसके बाद अब यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। ठीक है, तो वो कब हुआ? ये हुआ 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये थर्ड मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, तीसरी बैठक थी। और इस तीसरी बैठक में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रपोजल उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया। एक उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव प्रपोजल लेके आए। और ये ऑब्जेक्टिव प्रपोजल क्या था? एक तरह से ये हमारे संविधान का, अगर आज के हिसाब से प्रेजेंट में हम देखें तो एक संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमें ऑब्जेक्टिव प्रपोजल में या उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई देता है, जिसे आज हम प्रिएम्बल के नाम से जानते हैं। प्रिएम्बल या प्रस्तावना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे संविधान का एक जो हमारा संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर या उसका एक जो झलक है वो हम पूरे संविधान की एक प्रिएम्बल में या प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरे संविधान का एक ब्रीफ जो है, संक्षिप्त रूप, वो हमारी प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव ही था। ठीक है, अब इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में मेनली क्या क्या ऑब्जेक्ट्स उन्होंने दिए थे, इसमें जैसे कि आप देखें कि आज संविधान में या प्रस्तावना के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फ्रीडम, सॉवरिन, रिपब्लिक और जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स। जो 3 प्रकार के जो न्याय दिए गए हैं प्रिएम्बल के अंदर भी आज, तो वो न्याय भी 1 अगस्त जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, वो उसी के थ्रू आए हैं, जिसमें सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस और एक जो पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये 3 तरह के न्याय आज भी प्रिएम्बल में हैं और ये यहां से स्टार्ट हुए। और इसमें क्या क्या है, इसके अलावा एक बिलीव, जो वर्ड है बिलीव, वो भी उद्देश्य प्रस्ताव का ही दिया हुआ है, यानी कि विश्वास। ठीक है, और इसमें आज हमारे कुछ राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और उनमें से भी कुछ राइट्स जैसे कि राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी में कुछ राइट्स हैं जैसे कि राइट टू लॉ, यानी कि कानूनी अधिकार जो है वो भी कहीं ना कहीं वो एक इसी का दिया हुआ है, इसी में था। ठीक है, और दूसरा जैसे कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, जो आज हम 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताओं को देखते हैं, 6 प्रकार की जो फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 में,
तो वो फ्रीडम भी कहीं ना कहीं इसी के थ्रू आपको दी गई है, जैसे कि राइट टू स्पीच, ट्रेवल और ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना, ट्रेवल करना, स्पीच करना, ठीक है, बोलना, और या फिर कहीं पे भी सेटल होना, ठीक है, देश के किसी भी हिस्से में सेटल होना। तो ये सब चीजें, इतनी सारी कुछ चीजें, ये ऑब्जेक्टिव प्रपोजल यानी कि जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये उसी के अंतर्गत, उसी के थ्रू हमारे संविधान में रखी गई हैं, जिसको बाद में संविधान लागू होने के बाद जो प्रियम्बल था या उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उसको हमने प्रियम्बल की तरह फिर अपने संविधान का भाग बना दिया है। ठीक है, तो ये 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया, जो हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, चलिए इसको करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव के बाद इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया, और इसके अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, इसके अंडर क्या हुआ है, यहाँ पे भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम जो थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, तो क्लीमेंट एटली ने 3 जून 1947 को डिक्लेयर कर चुके थे कि वो भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, और गवर्नर जो वायसराय की पोस्ट थी, वायसराय की पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी गई थी, जो कि उस समय पे गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। तो यहाँ पे माउंटबेटन ने एक प्लान तैयार किया था, जिसको माउंटबेटन प्लान कहा गया, और अकॉर्डिंग दिस, इसके अनुसार ही भारत का डिवीजन हुआ, डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत का विभाजन हो जाता है, और भारत का विभाजन होकर यहाँ पे 2 सॉवरेन स्टेट्स बनते हैं, इसमें एक इंडिया भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, और ये 14 अगस्त 1947 की मिडनाइट को डिसाइड हुआ। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बने। अब इनको दोनों को अलग अलग बनने का, यहाँ पे जब संविधान बनाया जा रहा था, तो उस संविधान में ये डिसाइड किया गया था ब्रिटिशर्स ने कि इसको, संविधान को बनाने के बाद दोनों राष्ट्र जो हैं, दोनों नेशंस, वो चाहें तो एक ही संविधान को फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर दोनों को अलग अलग अपना संविधान बनाना है या कुछ चेंजेस के साथ एक्सेप्ट करना है, तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। और जितनी भी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या भारत में जो देसी रियासतें थी, वो देसी रियासतों को भी एक फ्री कर दिया गया कि वो जिसके संविधान को चाहें या जिसके साथ मिलना चाहें वो उसके साथ मिल सकती हैं, या जिस संविधान को चाहें उस संविधान को एक्सेप्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से भी भारत, इसमें संविधान सभा में जो सीटों की संख्या कम थी, वो भी इसी वजह से कहीं ना कहीं हो रही थी। लेकिन जब 1947 का एक्ट पारित हुआ, तो इस नियम के अनुसार कि जो देसी रियासतें हैं वो किसी भी एक स्टेट के साथ या किसी भी एक देश के साथ शामिल हो सकती हैं।
तो उसके थ्रू आप देखेंगे कि जो देशी रियासतें हैं उन्होंने धीरे धीरे भारत में जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में भाग लेना शुरू कर दिया, और वहां पे संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो 299 फिर से पहुंच जाती है। ठीक है, और इस दिशा में हमारा जो संविधान है वो बनकर धीरे धीरे तैयार हो जाता है। और छब्बीस नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो प्रिपेयर्ड हो चुका था। प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका था और यहाँ पे साइन किए जाने थे। तो यहाँ पे साइन करने की जब बात हुई तो 299 मेंबर्स में से मात्र 284 मेंबर्स ही उस दिन प्रेजेंट थे, उस दिन उपस्थित थे और इन्होंने ही वहां पे साइन किया। ठीक है, तो हमारा संविधान जो बन के तैयार हो चुका था ऑफिशियली वो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह क्लियर हो चुका था और उसको अनाउंस कर दिया गया। और उस पे साइन करने की जब बात हुई हस्ताक्षर की तो 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स वहां पे प्रेजेंटेड थे और 284 ने ही वहां पे साइन किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सदस्य थे, तो सदस्य 299 हैं, लेकिन वहां पे साइन कितनों ने किया है, तो 284 ने साइन किया है और हमारा संविधान जो है यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब संविधान बनने के इसी एक स्टेप में या इसी एक सीरीज में कुछ काम बीच बीच में और भी किए गए हैं, जैसे कि अगर हम उनको थोड़ा सा नजर डालें तो वो काम क्या क्या थे। तो जिसमें कि आप देखेंगे कि 49 में पहला अगर स्टेप देखें तो 1949 में भारत को कॉमनवेल्थ की सदस्यता मिली। भारत जो था वो कॉमनवेल्थ गेम्स में या राष्ट्रमंडल खेलों में, राष्ट्रमंडल में या कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ का मेंबर बना। ठीक है, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। उसके बाद 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को भारत ने जो नेशनल फ्लैग था, भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल फ्लैग, उसको एक्सेप्ट किया, नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे जो नेशनल एंथम, नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान, इसको एक्सेप्ट किया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, उसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही यहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है,
और इस तरह से हमारा जो संविधान था वो बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 26 ऑफ जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, तो अब संविधान जो था हमारा, भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया, यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसा क्या रीजन था कि जो डेट थी वो 26 जनवरी को ही चुना गया। तो इम्प्लीमेंट जो है संविधान का वो कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसी डेट को मनाया जाता है। अब अगर बात करें कि जो डेट है वो 26 जनवरी को ही क्यों लिया गया है, ऐसी क्या खास बात थी, तो 26 जनवरी को 1929 या 1930 में 26 जनवरी को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन जो हुआ, उस अधिवेशन में पहली बार स्वराज दिवस घोषित किया गया था, या स्वराज दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम। तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस घोषित किया गया, स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए हमने 26 जनवरी की डेट को ही डिसाइड किया संविधान को लागू करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब संविधान हमारा लागू हो चुका। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की चीजें हैं, 2-4 चीजें, वो आप और नोट कर लीजिए। बाकी का जो टॉपिक है उसको हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। चलिए, तो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में अगर हम बात करें टाइम की, तो टोटल जो टाइम है उसको बनने में जो टाइम लगा वो लगा 2 साल 11 मंथ्स और 18 डेज, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 years 11 months एंड 18 डेज का टाइम लगा है। अगर कॉस्ट देखें कि खर्चा कितना आया, 64 lakhs का खर्चा आया है। और इस पे जो डिबेट हुए हैं, वो डिबेट जो हुई वो 114 डेज, 114 दिन तक इस पे बहस हुई है, डिबेट चला है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी टोटल जो मीटिंग्स हैं, वो मीटिंग हुई है टोटल 11 बार इसकी मीटिंग हुई। और लास्ट मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई है, फर्स्ट मीटिंग अब बताया था 9 दिसंबर और 1946 को यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई। और उसके बाद 25 जनवरी 1950 जो था, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इसको अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो 24 जनवरी को बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट की गई संविधान में और उसको लागू कर दिया गया। अब इससे रिलेटेड आप देखेंगे कि संविधान जो हमारा बनाया गया, तो संविधान सभा में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको भारतीयों ने, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जो इतिहासकार हैं या फिर जो थिंकर्स हैं, तो उन्होंने संविधान सभा पे कुछ कमेंट्स भी किए हैं, कुछ आलोचनाएं की हैं। ठीक है, जैसा कि नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में या फिर जो अगस्त ऑफर था
उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि संविधान सभा का जो निर्वाचन है या संविधान सभा के जो सदस्यों को एक निर्वाचित किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के बेस पे किया जाएगा और प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक तरह से संविधान सभा को लेके काफ़ी कमेंट्स हैं, काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट्स किए हैं, तो हम उन आलोचनाओं को भी देखेंगे अपनी अगली क्लास में, उन कमेंट्स को देखेंगे कि उस पर क्या कमेंट किए गए हैं और कहाँ तक वो रिलेवेंट थी या फिर मतलब कहाँ तक वो सही थी, कहाँ तक वो गलत थी। ठीक है, और उसमें आपके भी व्यूज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, संविधान सभा से जब संविधान बना है तो उससे रिलेटेड कुछ समितियां बनाई गई हैं। ठीक है, और उन समितियों के बारे में भी जानेंगे और इसमें एक 60 कंट्रीज, अराउंड 60 कंट्रीज जो हैं, 60 देशों का एक सर्वे किया गया। भारत का जो संविधान बना है उसमें लगभग 60 देशों का, 60 कंट्रीज का सर्वे करके तब उनको निकाल के दूसरे देशों से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके कुछ अमेंडमेंट्स के साथ भारत में शामिल किया गया है। तो उसमें हम अगले लेक्चर में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से देश से हमने भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उनके प्रोविजंस और उनके जो कंट्रीज़ हैं उनको भी देखेंगे और इस पे जो कमेंट्स हैं और इसकी कुछ जो समितियां बनाई गई हैं, संविधान सभा की कुछ समितियां बनी जिन्होंने अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में कुछ रूल्स रेगुलेशंस को बनाया है जो संविधान बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए थे। ठीक है, तो अगला लेक्चर हमारा जो दूसरे देशों से हमने प्रोविजंस लिए हैं वो, प्लस संविधान सभा की समितियां और प्लस उसमें संविधान सभा पे जो कमेंट्स किए गए हैं, आलोचनाएं की गई हैं, उन सबको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद और जो पिछली वीडियोस हैं उनको देखिए और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।